देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पीएफ ने इसको लीड किया है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि मॉडर्न जो वॉरफेयर है वो उसकी एक झलक दुनिया ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में देख ली है, विच मीन्स के एयर पावर, यूज ऑफ मिसाइल्स एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर डोमेन, ये नई मॉडर्न वॉरफेयर की चीज़ें सामने आई हैं। ये भी हमने आई थिंक एग्री कर लिया चिश्ती साहब कि इंडिया से अब हम एक परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रहेंगे। ये मेरे ख्याल में सोचना कि जी हालात बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। वी शुडंट बी फूलिंग आवरसेल्व्स। सो अगर एक बार हॉस्टिलिटी हो गई है, फिर भी हो सकती है, एंड वी हैव टू बी रेडी। इफ वी हैव टू बी रेडी, वुड यू अग्री कि हमें अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ आवर मिलिट्री जो कामयाबी से यूज हुए हैं, हमें अब उन पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हमें उन पे और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करना है, अज्यूमिंग मेरे ख्याल में कि अगला कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर होगा। दैट्स अ सेफ अजम्पशन। थैंक यू वेरी मच फाद साहब, आपका और आपके चैनल का फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक दिट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन जो आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पुट अक्रॉस किया है। मेरा मानना ये है कि वी शुड ऑब्वियसली क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स वाला चक्कर है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नेगोशिएशन टेबल पर हम आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो हमें समझता ही नहीं था इस काबिल कि इससे बात हो सकती है, और अगर अमेरिका कहने पे टेबल पर बैठना शुरू कर देते हैं, रेजोल्यूशन तो ज़रा दूर की बात है कि हम उस एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। लेकिन जो पाक फ़िज़ाई ने ख़ास तौर पर जो 10 तारीख का 4.5 घंटे का जो ऑपरेशंस किया है, मैसिव रिटेलिएशन किया है, टीचिंग अ लेसन, आप जैसे जर्नलिस्ट को बहुत जल्द पता लग जाएगा, जो मैं एक क्लेम कर रहा हूँ या अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का वही मैसिव रिटेलिएशन थी। मैंने उसको किसी स्टेज पे मैयर्ड नहीं कहा इतने दिनों में, इट वाज लिटिल बियॉन्ड मैयर्ड। द आइडिया वाज 15 बेसिस को हिट कर देना, उनके फ्यूल डंप्स को, एमुनिशन डंप्स को, सबसे बढ़कर जो मैंने उसी दिन डे वन से कह रहा हूँ कि S-400 वेपन्स को हिट करा। मैं उससे लिंक करके मैं आपके जवाब पर आता हूँ। देखिए S-400 थोड़ा सा मैं आपके नाज़रीन को याद कराता चलूँ कि ये टर्की ने F-35 वन ऑफ द बेस्ट एरोप्लेन फाइटर जेट ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूज़ किया था इन बारगेन फॉर S-400। अमेरिका ने कहा था S-400 डालो तो F-35 मिलेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम S-400 लेंगे। अब सोचे उसकी माइट है। अब आगे हम जब इतना थ्रेशोल्ड तो हमने ऊंचा कर दिया, तब ये नेगोशिएशन टेबल पे आ गए। और मैं आपकी बात से बहुत एग्री करूंगा कि देखें हमने कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड को भी बहुत उठा दिया है। पहले होते थे F-86 पुराने ज़माने में 60 साल पहले जंगें हुई, 40 का लगे रहे, 17 दिन तक लगे रहे। अब 4.5 घंटे में जितना टनेज हमने मैं आपने कैलकुलेट किया है, मैं पाक फ़िज़ाई से ले सका ये डाटा, मैंने फिर कैलकुलेट किया, एंड आई एम शेयरिंग विद यू कि 1965 में कंप्लीट वॉर की टनेज से ये टनेज एमुनिशन की ज़्यादा थी जो हमने 4.5 घंटे में हिंदुस्तान में फेंकी है। अच्छा, दैट मीन्स कि what 17 days, with due respect to all heroes, शोहदा और गाजी जो 65 today, that means what 1965 war did or didn't do in 17 days, this air power, the same air power has done it in 4.5 hours। और क्यों किया? क्योंकि अब ज़ाहिर है प्रिसीजन गाइडेड बहुत है, उन जहाज़ों में वेपन कैरिंग कैपेसिटी बहुत थोड़ी थी, मिसाइल नहीं आए थे, ड्रोन नहीं आए थे। मैं ये सिर्फ थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर नहीं, कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड हमने बहुत हाई कर दी है। और इसका मतलब है कि हमने हिंदुस्तान को ये भी बता दिया है कि वी आर वेल केपेबल, वेरी वेल केपेबल। हम अपनी कन्वेंशनल वेपन पे भी पाकिस्तान पे अक्सर हमें लुक डाउन किया जाता है ऑन आवर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के, पता नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर थिंग्स, को शायद हम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा एक मिसाल दिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर पावर एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय, लैंड फोर्सेज ने भी किया है। लेकिन जो मुझे डिटेल्स आई वेपन फायरिंग की, जितना टनेज गिराया गया है, मैं समझ रहा था कि इतनी मैसिव करके हमने इंडिया को एक और अपने पॉइंट पे बता दिया है कि हम कन्वेंशनल पे भी बहुत आपके साथ मैच करेंगे, जो कि मेरे जैसे स्टूडेंट को ऑफ एयर पावर को ये अंदाजा नहीं था कि हम 4.5 घंटे में इतनी टनेज करके हम कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड को इतना। हर बंदा सोचता है, आजकल मीडिया एक्सपर्ट्स एनालिस्ट वो समझते हैं पाकिस्तान एक तो पहले ज़माने में तो हमें इररिस्पॉन्सिबल भी कहा जाता था, अभी भी वो ये समझा जाता है कि अगर पाकिस्तान की ज़रा सी आई शायद इन्होंने बैक पॉकेट में न्यूक्लियर रखा होता है, बस किसी वक्त बटन दबा देंगे। सो एक सेंस में नेगोशिएशन के सेंस में तो
ये सबके लिए अच्छा हो गया, हमारी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। एंड आई प्रे, मैं शुक्र करता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये 9th की रात को नहीं हो गया, और 9th की रात को हो जाता तो आई बिलीव दैट वी वर इन वेरी डिफेंसिव पोजीशन। बिल्कुल ठीक बात है, डिफेंसिव इस सेंस में क्योंकि ड्रोन आ रहे थे, हम रिसीव कर रहे थे, हमारे शहरों पर गिर रहे थे, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी था, वी हैड टू गिव आवर रिस्पांस। बिल्कुल, वी हैड टू गिव आवर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो थैंकफुल के इतना मैसिव किया गया है। आई एम टोल्ड जब इंडिया ने ऑफेंसिव इतना स्ट्रॉन्ग लॉन्च किया, 2:30 बजे तक हमारे 5-6 एयर बेसेस को हिट किया, वी हैड सम कैजुअलिटीज, ह्यूमन भी और थोड़ा एयरक्राफ्ट का भी एक आध हुआ हमारा माइनर सा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो उसका ये फायदा हुआ कि वी वर ट्रिगर्ड इनटू एंड वी फाउंड एन एब्सोल्यूट मॉरल जस्टिफिकेशन, जिसकी वजह से हमने अगले दिन 4:30 बजे से लेकर हमारी पोजीशन उस हवाले से बहुत ज्यादा लीगली भी और मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो गई है। उसमें मेरे ख्याल में एक तो हमारी डिसीजन मेकिंग, सिविल और मिलिट्री दोनों, आई थिंक इट वाज मैच्योर, इट वाज रिस्ट्रेन्ड, हमारी मैसेजिंग अच्छी हुई है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी हुई है। ये कभी कभी मोमेंट आता है, मैं आप दोनों से अर्ज कर रहा हूँ, जब हम इस तरीके से खुल के तारीफ कर लेते हैं, ये छोटी सी विंडो है इसलिए कर लेनी चाहिए, कल से फिर वापस तनकीद शुरू हो जाएगी, लेकिन जेन्युइनली एज अ पाकिस्तानी। और हमारा आर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डिलीवर्ड, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिलीवर्ड, हमारे टैक्टिकल लेवल पे जो एयरफोर्स ने तो कमाल ही कर दिया, और उसके अलावा मेरे ख्याल में मीडिया ने और सोसाइटी ने हमारी और कुछ नहीं तो हमारी मीम्स ने जो है वो इंडिया का सत्यानाश करके रख दिया। तो इवन देयर आई थिंक इंडियंस को ये भी बड़ा मसला हो रहा था कि हम इनको धमकियां दे रहे हैं, ये आगे से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आई थिंक उनका आधा गुस्सा ये भी था। सो आई थिंक इन एवरी वे वी हैव कम आउट ऑन टॉप, लेकिन आई थिंक ये हमें एकदम कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए। there is a lot of things that can still happen. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, we'll take a quick break। वापस आते हैं राशिद वली से, मैंने ये थोड़ी सी और बात करनी है कि अगर हमने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बेहतर करना है, और वो जो बेहतरी है वो ये जो अभी ये एपिसोड हुई है इसकी रोशनी में अगर हमने अपनी कुछ प्रायोरिटीज को आगे पीछे करना है तो वो कैसे करेंगे? बिकॉज आई थिंक ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि ये हॉस्टिलिटी, ये जो हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं होने, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि ये जो विक्ट्री हुई है अब हमें दूसरी विक्ट्री के लिए तैयारी करनी है, और उसके लिए वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ कि हमने अपनी जो तरजीहात हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस बात पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है कि अब हमें अगर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना है और तैयारी करनी है कि कल को अगर इंडिया की तरफ से फिर इस तरह की कोई मिसाइल वेंचर होता है तो हमें उसका सामना कैसे करना पड़ेगा, उसको जवाब कैसे देना पड़ेगा। ब्रिगेडियर राशिद वली, अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी हम अपना मिलिटरीली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है वो तो हमारे सामने, और उसको बेहतर होते होते, उसको स्टेबलाइज होते होते वक्त लगेगा, फ़ौरन तो नहीं हो सकता। तो अगर हमने अपने वसाइल को सामने रखते हुए और अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल को सामने रखते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट की रोशनी में कोई लेसन्स लर्न करने हैं मिलिटरीली अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें? देखिए, कीप द बेस्ट लेसन इज़ टू कीप योर पाउडर ड्राई, इन्वेस्ट इन मॉडर्न जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डोमिनेंस कैपेबिलिटीज़, और मोटिवेट एंड ट्रेन हार्ड, क्योंकि द फ्यूचर बिलोंग्स टू नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जिसमें प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जो मेंटेलिटी है वो नहीं चलेगी। जिस तरह भारत ने इन्वेस्टेड टू मच कैपिटल, जो अपना थॉट का, ट्रेनिंग का और इन्वेस्टमेंट्स का इनटू प्लेटफॉर्म्स, बट एज किल सिस्टम्स जिसको कहते हैं कि प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उस पे नहीं किया, प्लेटफॉर्म में किया, उसका क्या मतलब है? हाँ जी, वो ये उसका मतलब ये है कि आज अगर आपने सितारा जुर्रत किसी को देना है, फॉर एग्जांपल, तो यू शुड गिव टू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला जो नीचे बैठा हुआ था जैमिंग कर रहा, जो एवॉक्स में बैठा हुआ AEW वाला था, और पायलट तीनों, और सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन इसको फ्यूजन कर रहे थे। सो इट्स होल नेटवर्क, जो आपकी साइबर कमांड्स होती हैं, और उसके बाद यू हैव टू ऑन ग्राउंड
कॉम्बैट आर्म्स, कंबाइंड आर्म्स आपकी है, टैंक्स, इन्फेंट्री, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, इन सब ने मिल के एज अ पोटेंट फोर्स काम करना है। और उस तरीके से हमारी कंबाइंड आर्म्स ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। देयर इज अ डिफरेंट थॉट पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग एंड ट्रेनिंग। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप डिस्कशन आज नहीं हुई ये सारी बातचीत में। देखिए, हमारे जो पोस्टों ने होल्ड किया एक सुपीरियर एनिमी को, उड़ी में उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, ये काउंटर बम्बार्डमेंट, ये आर्टिलरी प्रिसाइज टारगेटिंग, इट इज़ थ्रू दोज इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग प्रिसीजन मीन्स। बिल्कुल। और जो मैकेनाइज्ड कंपोनेंट अभी तैयार था बहावलपुर में, अभी तो ये जंग शुरू नहीं हुई उस तरीके की। हमारा तो सबसे बड़ा एम ये था कि न्यूक्लियर ओवरहैंग में पॉलिटिकल मास्टर्स ने हमें एम दिया था फौज को कि आपने कन्वेंशनल वॉर की स्पेस को कर्टेल करना है। एयरफोर्स के मोस्ट इफेक्टिव रिस्पांस ने उसको कर्टेल किया। हमारी आर्मी वाज डिप्लॉयड। फतेह आपके जो ये रॉकेट गाइडेड, इसको बहुत से लोग बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे थे आज गलती से, एक्चुअली इट इज अ गाइडेड रॉकेट। और इसने जो काम किया ये मुहैयरुल अकूल है। बिल्कुल। ये और ये राइटर्स डेटा माइनिंग करके लिखेंगे। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट था, शूट एंड स्कूट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसका इफेक्ट हमने देखा है। ये बिल्कुल। मैं जरा चिश्ती साहब को इन्वॉल्व कर लूं बिकॉज़ वक्त में खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है चिश्ती साहब। अब इसी के रेफरेंस से जो हमने ये अब लेसन इंटरनलाइज कर लिया है, तो अगर हमने अपने आप को अपग्रेड करना है अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों को, गिवन आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, तो आपकी क्या राय होगी, कैसे करें? देखिए फवाद साहब, मैं बचपन में जब पहली दफ़ा मैंने कंप्यूटर लिया ना, तो मैंने एक बहुत आईटी उस जमाने के जो आईटी एक्सपर्ट से उससे पूछा कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाय कंप्यूटर। ठीक। ही सेड टुमारो। ठीक। विच मीन्स कि ये जो आज खरीदेंगे आज वो ऑब्सलीट हो चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ से, मैं 35-40 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ आपसे, और आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से जंप कर रही है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर एंड रिपोर्ट विद यू कि जो साइबर कमांड सेंटर पाक फ़िज़ाइया ने सेटअप किया, मैंने पूरा दिन उनके साथ गुजारा है। मैसिव उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ लगी हुई हैं। और जो अच्छी चीज़ जो मैं आपको रिपोर्ट करता चलूँ कि जब सारा दिन मैंने स्पेस साइबर कमांड विजिट किया सारा एज ए प्रिविलेज, कि मुझे यूनिक एक ऑनर दिया गया कि मुझे इनवाइट किया गया, और मैंने सारा दिन, जब मैं निकल रहा था शाम को, तो मैंने यंग ऑफिसर से 20-25 साल के बच्चे थे, उनसे मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा यार ये इतने तुम कंप्यूटर इतने बड़े, इतना बड़ा हॉल भरा पड़ा है टेक्नोलॉजी से, और ये तो सारे सॉफ्टवेयर बाहर के होंगे, ये कंप्यूटर सारे तुमने कोई चाइना का होगा, इतने सर्वर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो दे सेड कि सर यू शुड बी अश्योर्ड कि इस छत के नीचे एक भी चीज़ बाहर की नहीं है। तो मैं आपको रिपोर्ट ये कर रहा हूँ, इट्स इंडिजीनियस, जो पाक फ़िज़ाइया ने मिरेकल किया है, नेशनल कमांड सेंटर्स जो है साइबर स्पेस, और उसके अंदर सारी खुद है। अभी कुछ को पूछ रहा था कि जी उनको जैम तो नहीं किया जा सकता। मैंने कहा जब आपकी चीजें ही अपनी हैं, जब आपने बाहर से कुछ लिया ही नहीं हुआ, तो आप हर दफा सरप्राइज। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजीनियस हमें करना है, बिल्कुल इंडिजीनियस हमें। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, जी लास्ट फ्यू सेकंड्स। आई वुड लाइक टू ऐड वन कि दिस इज द एज ऑफ कंबाइंड आर्म्स एंड ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ये are we over? जी प्लीज फिनिश योर सेंटेंस। Okay, so it's a tri-service integration and combined arms। उस पे साइबर कमांड्स हर आर्म की है, आर्मी की भी है, नेवी की भी है और एयरफोर्स की भी है। वी आर नाउ जॉइंट सर्विसेज, और ये ट्रू मानो में ये कंबाइंड आर्म्स और जॉइंट सर्विसेज इंटीग्रेशन हो रही है, एंड दिस इज द वे टू गो इन फ्यूचर।